रहे हैं क्राइम न्यूज, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि हाथरस से मिल रही है। हाथरस में खौलते दूध से हमला किया गया है। जी हां, हाथरस में मोबाइल खरीदने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दो पक्षों में झड़प हो गई और इसी बीच खौलते हुए दूध से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया है और इस बीच कई लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मोबाइल को लेकर ये विवाद हुआ और ये विवाद मारपीट में तब्दील हुआ और मारपीट के बाद आपको बता दें कि आपस में खौलता दूध डाल दिया गया। तो दूध से हमला हुआ है, दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हाथरस की, जहां जो घायल व्यक्ति है उनका इलाज इस वक्त चल रहा है, जो घायल पक्ष है उसका इलाज चल रहा है। खौलते दूध से एक दूसरे पर हमला किया गया है। फिलहाल मोबाइल को लेकर विवाद था जिसमें दो पक्षों में पहले कहासुनी होती है, कहासुनी के बाद ये झड़प में तब्दील हो जाती है, इसके बाद हिंसक रूप अख्तियार कर लेती है। तो एक पक्ष दूसरे पक्ष पर खौलता हुआ दूध डाल देता है। तो फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त हाथरस से, जहां पर खौलते दूध से हमला हुआ है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको बता रहे हैं किस तरीके से लगातार इलाज जारी है। फिलहाल लाठी डंडे लेकर एक पक्ष दूसरे पक्ष पर हावी हो गया और इस बीच बात इतने पे भी नहीं बनी, मामला इतने पे भी शांत नहीं हुआ। तो एक पक्ष खौलता हुआ दूध लेकर आता है, दूसरे पक्ष के लोगों पर उंडेल देता है। तो फिलहाल जो घायल हैं, जो इस वक्त झुलस गए हैं, उनका इलाज जारी है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमित शर्मा हाथरस से बने हुए हैं। सुमित, क्या इस मामले में अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई है? पुलिस का क्या कुछ कहना? अपने संवाददाता से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। फिलहाल आपको बता दें बड़ी खबर हाथरस से मिल रही है। तो सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से एक पक्ष मामूली विवाद है, मोबाइल को लेकर विवाद होता है, आपस में पहले कहासुनी होती है, कहासुनी के बाद एक पक्ष दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर देता है और उसके बाद बात इतने पर भी शांत नहीं होती। तो एक पक्ष खौलता हुआ दूध लेके आता है, दूसरे पक्ष के लोग पर उंडेल देता है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल की तस्वीरें जहां पर इलाज जारी है। सलाखों के पीछे आरोपी जौनपुर में रेप का आरोपी है, गिरफ्तार हुआ है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने मासूम की हत्या की थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सलाखों के पीछे है जौनपुर में जो रेप का मुख्य आरोपी है, उसे पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही धर दबोचा है। रेप के बाद एक मासूम बच्ची की इसने हत्या कर दी थी, जिसे अब पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, सलाखों के पीछे से भेज दिया गया है। एक मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी जौनपुर में, जिसे पुलिस ने अब धर दबोचा है। बड़ी खबर कानपुर देहात से ले रहे हैं। कानपुर देहात में महिला की हत्या हुई है। कानपुर देहात से बड़ी खबर, जहां हत्या कर झाड़ियों में शव को फेंक दिया गया। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर की गई है। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र की यह पूरी घटना है और आपको बता दें कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम इस वक्त जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो कानपुर देहात से बड़ी खबर, जहां हत्या कर झाड़ियों में शव को फेंक दिया गया है और दुष्कर्म के बाद यह हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। जहां पर एक महिला की सबसे पहले उसको अपहृत किया जाता है, पकड़ा जाता है, दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम इस वक्त तफ्तीश में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर कानपुर देहात से, जहां हत्या कर झाड़ियों में एक महिला का शव फेंक दिया गया है। पुलिस की माने तो पहले इस महिला का रेप हुआ और रेप के बाद इस महिला की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस हर एक पहलू की जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम भी लगी हुई है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र की पूरी वारदात है, जहां सड़क किनारे, जो हम तस्वीर आपको दिखाएं, तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सड़क किनारे एक महिला का शव मिला है। सौरभ मिश्रा संवाददाता कानपुर देहात से हमारे बने हुए हैं। संवाददाता सौरभ, फिलहाल अभी तक कहां तक जांच पहुंची है, क्या कुछ खबर? देखिए, ये शुरुआती मामला ये हुआ कि गांव वालों ने झाड़ियों में एक महिला की लाश देखी, उसके बाद पुलिस को सूचना की।
पहले तो जब वहां पुलिस पहुंचती है तो गजनेर पुलिस और अकबरपुर पुलिस में सीमा विवाद को लेकर के काफी देर तक असमंजस की स्थिति बनी रहती है। एक दूसरे की सीमा विवाद में शव को लेकर के पहले असमंजस की स्थिति बनी रहती है और बाद में जब अधिकारियों के संज्ञान में मामला आता है तब ये शव जो है अकबरपुर कोतवाली पुलिस में मिलने की बात को पुष्टि की जाती है। और अभी तक इस महिला की ये बात नहीं पुष्टि हो पाई कि महिला कौन है, कहां से आई है। इसकी शिनाख्त के लिए फिलहाल पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इसकी स्थिति थी, ये आशंका फॉरेंसिक द्वारा जताई जा रही थी कि इसके संग निश्चित तौर से कोई अप्रिय घटना के बाद इसकी नस्ल हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है कि आखिर ये महिला कौन है, कहां से आई है। इस बात के लिए पुलिस ने तमाम लोगों से संपर्क किया, आसपास इसकी फोटो भी जारी की गई है ताकि शिनाख्त हो सके और उसके बाद ही इस पूरे मामले को खुल के सामने आएगा कि आखिर ये महिला कौन है, किसके साथ आई थी, कौन नया था। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सारे तथ्य इकट्ठे कर रही है। चलिए, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब इस वक्त महिला की शिनाख्त जो है, जो शव है उसकी शिनाख्त की जा रही है कि आखिरकार ये महिला है कौन थी ये महिला और कैसे इसका शव यहां तक पहुंचा, कैसे इसको यहां तक लाया गया। फिलहाल पुलिस हर पहलू की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश का एक खुलासा हुआ है। लोगों को मिल रहे धमकी भरे जो कॉल्स हैं वो इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रहे हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर, जहां राम मंदिर पर मुसलमानों को भड़काने वाले कॉल्स मिल रहे हैं, तो 15 अगस्त को झंडा फहराने से रोकने की लगातार जो अपील है वो की जा रही है। बीजेपी विधायक सुरेश राही को इस बाबत फोन आया है, रिकॉर्डेड कॉल से धमकी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि 15 अगस्त आने वाला है और इसी बीच एक बड़ी खबर ये कि 15 अगस्त से पहले एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। लोगों को धमकी भरे कॉल्स मिल रहे हैं और ये कॉल्स इंटरनेशनल कॉल्स हैं और इंटरनेशनल जो नंबर है उससे ये कॉल आ रहे हैं। मुसलमानों को भड़काने पर ये कॉल आ रहे हैं। मेरा नाम आलिया है। मैं सिक्स फॉर जस्टिस रेफरेंडम 2020 की हमायती हूँ। एसएफजे के जनरल कौंसल गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ वाशिंगटन डीसी में काम करती हूँ। मेरा ये पैगाम हिंदुस्तान में रहने वाले बहन भाइयों के नाम है। मोदी सरकार बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तामीर कर रही है। ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत है। मेरे तमाम मुसलमानों से अपील है कि आए हम सब मिलकर 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तानी परचम लहराने से रोके। हमें सिखों से सीखना चाहिए जो अपनी आज़ादी और अलग मुल्क के क़याम के लिए रेफरेंडम 2020 कर रहे हैं। हमें भी हिंदुस्तान में से मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क उर्दुस्तान बनाने के लिए काम करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। ये तो रिकॉर्ड कर लिया मैंने। इस तरीके से भारत में रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के नाम है। आप जानते हैं कि मोदी सरकार बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तामीर कर रही है। ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत है। मेरी तमाम मुसलमान बहन भाइयों से अपील है कि आइए हम सब मिलकर 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तानी परचम लहराने से रोकें। हमें सिख बहन भाइयों से सबक सीखना चाहिए जो अपनी आज़ादी और अलग मुल्क खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम 2020 कर रहे हैं। हमें भी हिंदुस्तान से मुसलमानों के लिए अलग मुल्क उर्दुस्तान बनाने के लिए काम करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो सुना आपने किस तरीके से बीजेपी विधायक सुरेश राही को फोन आया, रिकॉर्डेड फोन कॉल से धमकी लगातार दी गई है और बड़ी साजिश का खुलासा 15 अगस्त से पहले हुआ है। संवाददाता सुरेश राही हमारे सीतापुर से बने हुए हैं। सुरेश, फिलहाल अभी प्रथम दृष्टया कहां तक जांच पहुंची है, पुलिस क्या कुछ कह रही है, कहां तफ्तीश की गई है, कुछ जानकारी आपको? हमारे साथ खुद सुरेश राही फोन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं, बीजेपी विधायक हैं। सुरेश जी, किस तरह का फोन आया? अभी हमने आवाज भी सुनी थी कि जो धमकी भरे फोन कॉल्स, जो रिकॉर्डेड कॉल्स हैं वो लगातार मिल रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपको? कब से आपको कॉल मिले शुरू हुए थे ये? देखिए, ये फोन दोपहर में आता है और ये लोग चाह रहे हैं हमारे देश का माहौल खराब हो, हमारे देश का विकास रुके और हमारा देश अब इनके कहने में चलने वाला नहीं है। हम तरक्की की राह में बढ़ गए हैं। मोदी जी के निर्देश से, मोदी जी के दिशा निर्देश में
हम लोग अब आगे विश्व गुरु बनने के कगार पर हैं और हमारा मुल्क अब तरक्की की राह पे आ गया है। हम ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है सुरेश राही जी, बिल्कुल बिगाड़ तो बिल्कुल भी नहीं पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार आपको कॉल आ रहे हैं, क्या आपने इसकी शिकायत पुलिस में की? अभी जो जांच हुई है, क्या कुछ जांच सामने आई है? पुलिस का क्या कुछ कहना है? अभी तक कुछ पता लग पाया सुरेश जी? हाँ, पता लगा कि सऊदीया की तरफ से कॉल आई है। हेलो जी, ये सऊदी से आई है कॉल। तो आपको सीधे डायरेक्ट फोन आया सुरेश राय जी, सीधे धमकी आई आपको, या उससे पहले किसी ने कोई बात करी, कुछ कहा आपको किस बाबत ये फोन किया गया है? चूंकि लगातार ये बोला जा रहा है कि जो मुसलमान भाई लोग हैं उनको यहां रोका जा रहा है कि 15 अगस्त पे झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। सबसे पहला जो कॉल है सुरेश जी, वो कब आपके पास आया था? ये लगभग 12:18 पर मेरे पहले नंबर पे आता है और फिर 12:23 पे दूसरे नंबर पे आता है। मेरे दोनों फोन नंबरों पे कॉल आती है। और मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान जी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी तरीके से तरक्की कर रहा है। जी जी सुरेश जी, क्या ये पहली मर्तबा हुआ है इस तरह का जो फोन है आपके पास आया हो? क्या इससे पहले भी फोन आपके पास आ चुका है, इस तरह का धमकी भरा फोन कॉल? इस तरीके का फोन तो मेरे पास पहली बार आया है। पहली बार आया है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए आपको 2 दफा इस तरह का धमकी भरा फोन आया, और दोनों बार में ही जो दोनों बार फोन कॉल आए हैं वो दोनों बार में धमकी दी गई है। जी जी जी, तो सुरेश जी आपका क्या कुछ कहना है? चूंकि अभी जो इस मामले में शिकायत आपने करी, पुलिस का क्या कुछ कहना है? चूंकि आप बता रहे हैं कि सऊदी से फोन आ रहा है, आपने पुलिस से भी जानकारी जरूर ली होगी, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी, उन्होंने कहा जांच कर रहे हैं और तहरीरी मांगी है, तहरीरी भिजवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना, इन धमकियों से हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है सुरेश जी, धमकियों से हिंदुस्तान तो कभी डरा ही नहीं है, चाहे वह चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। हर जो साजिश है, हर जो नापाक साजिश है पाकिस्तान या चीन की, वो नाकाम साबित हुई है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश राही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको लगातार इस तरह की धमकी जो है एक दिन में 2 दफा मिली है। और जिस तरीके से जो शुरुआती जांच में पता चला है कि सऊदी से इस तरह का फोन आया है, और 15 अगस्त अब चूंकि पास में है, और इसी तरह के जो धमकी भरे फोन है वो कहीं ना कहीं जो फूट डालने का काम है, जो माहौल जो है, सौहार्द जो है, उसे बिगाड़ने का काम करेंगे। सुरेश राही जी, जाहिर सी बात है, फोन जो है, जो आपसी सौहार्द है, उसे बिगाड़ने का काम जरूर करते हैं। आप क्या कहेंगे सुरेश जी? नहीं, बिल्कुल करते हैं, और ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, 15 अगस्त हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। तो सीतापुर से बीजेपी विधायक सुरेश राही हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये बताया किस तरीके से 15 अगस्त से पहले झंडा फहराने से रोकने की जो अपील है उनसे की गई। उनको फोन आया, बकायदा उनसे ये कहा गया कि आप जो है, जो मुसलमान जो हैं, वह झंडा ना फहराएं और रोका जाए। और लगातार वो रिकॉर्डिंग जो है, जो कॉल्स इंटरनेशनल नंबर से आए थे, वो हमने अपने दर्शकों को, न्यूज़ 18 के दर्शकों को सुनाए भी। ऋषभ मणि हमारे संवाददाता लखनऊ से बने हुए हैं। ऋषभ, वाकई में 15 अगस्त से पहले एक बड़ी साजिश का खुलासा होता है बीजेपी विधायक को, लगातार इस बाबत दिन में 2 दफे फोन आता है, तो फिलहाल आपसे जानकारी चाहेंगे ऋषभ। दिक्कत देखिए, इस तरह के फोन कॉल कल लखनऊ में कुछ पत्रकारों के पास आए थे, कुछ और माननीय लोगों के पास आए थे, आज भी आए हैं। कल जो फोन कॉल आई थी वो रिकॉर्डेड कॉल थी और करने वाला अपना नाम यूसुफ अली बता रहा था। आज जो कॉल आ रही है उसमें एक महिला की आवाज है, वो अपने आप को आलिया बता रही है और वॉशिंगटन डीसी में बताती है कि वो काम करती है। और वही एक रिकॉर्डेड मैसेज है जो कल था, वही आज भी है कि 15 अगस्त को मोदी जी को झंडा फहराने से रोका जाए, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश हो रही है। इस तरह से एक वर्ग विशेष को भिड़काने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी सोची समझी साजिश और रणनीति का ये हिस्सा है। हजरतगंज कोतवाली में कल FIR एक दर्ज हो गई थी और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने कहा था कि हमने सरधाराओं में FIR दर्ज कर ली है, उनकी सर्विलांस सेल इसकी जांच कर रही है। प्रारंभिक जो जांच है उसमें ये पता चल रहा है कि ये VoIP जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, VoIP के थ्रू ये कॉल की गई है, इंटरनेट कॉलिंग के जरिए से, और उससे जाके इसको ट्रेस करने में काफी दिक्कत होती है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था
भाजपा सरकार के कई विधायकों और मंत्रियों के पास इस तरह के धमकी भरे फोन कॉल आए थे जो बाद में ट्रेस नहीं हो पाए थे। तो कुल मिला के सामाजिक समरसता को डिस्टर्ब करने के लिए, एक नई बहस छेड़ने के लिए इस तरह की कॉल्स की जा रही हैं। पुलिस और एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, लेकिन आम नागरिकों को भी इसमें सतर्क रहना चाहिए और किसी के भी भड़कावे या झांसे में नहीं आना चाहिए। दीपिका, जाहिर सी बात है ऋषभ, बिल्कुल भी किसी के झांसे में भड़कावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल से जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि इनको ट्रेस करने में दिक्कतें ज्यादा होती हैं, लेकिन अपील जो है वो लगातार हम अपने दर्शकों से यही करेंगे। इस तरह के जो फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, लगातार बीजेपी विधायक को आ रहे हैं, उसके बाद यदि पत्रकारों को आ रहे हैं, उनका बस जो औचित्य है, जो उनका मानना है वो यही है कि सामाजिक सौहार्द किसी ना किसी तरीके से 15 अगस्त से पहले, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। बहुत शुक्रिया ऋषभ, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर के बिकरू कांड की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में यह पता चला है कि गैंगस्टर विकास दुबे का भाई दीपक, जो कि सेमी ऑटोमेटिक राइफल को रखता था, उसे नेशनल गन हाउस से खरीदा गया था। और इसके अलावा उसके एक साथी शिवा के पास भी सेमी ऑटोमेटिक राइफल थी। नियम के मुताबिक बगैर राज्यपाल की इजाजत के गन हाउस मालिक ऐसी राइफल नहीं बेच सकता है। ऐसे में गन हाउस मालिक से जल्द पूछताछ इस बाबत की जा सकती है। तो सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिरकार कैसे गन हाउस ने ये राइफल उसको दे दी, खरीदने की इजाजत दे दी, जबकि इसके लिए एक बाकायदा एक नियम है, एक कानून है। बिकरू में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में जिन असलहों का प्रयोग किया गया उनमें सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स भी शामिल थी। आपको बता दें कि एसटीएफ की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि विकास दुबे के भाई दीपू दुबे और उसके एक साथी शिवा के नाम पर सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स इशू थी। आपको बता दें कि सामान्य लाइसेंस पर ये राइफलें इशू कराई गई थी, जबकि इन राइफलों को विशेष परिस्थितियों में इशू किया जाता है और इसके लिए राज्यपाल की अनुमति की ज़रूरत होती है। एसटीएफ अब इस बात की जांच कर रही है कि ये राइफलें आखिर इन तक कैसे पहुंची। कानपुर के मेस्टर्न रोड स्थित इसी दुकान से ये राइफलें खरीदी गई बताई जाती हैं। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। तो बड़ी खबर कन्नौज से लेंगे। कन्नौज में मामूली विवाद में एक युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर फांसी लगाई थी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को टावर से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि विशनगढ़ थाना क्षेत्र के खरौली के रहने वाले गजेंद्र सिंह ने कुछ दिनों पहले अपने हिस्से की खेती बेच दी थी। साथ ही गांव के एक शख्स को उसने अपना मोबाइल भी बेच दिया था। बाद में वो जब भी अपना मोबाइल वापस लेने जाता था तो मोबाइल लेने वाला युवक मना कर देता था। शनिवार रात भी वो उसके घर गया था। जब उसने मोबाइल देने से उसे इनकार कर दिया तो उसने अपने खेत में लगे मोबाइल टावर में चढ़कर गमछे से फांसी लगा ली। सुबह पुलिस ने फायर सर्विस द्वारा शव को नीचे उतारा। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपी गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। जानकारी ये हुई है कि रात में 8 और 9 के बीच में कहीं चढ़ गया है ये ऊपर जाकर के, और उसने अपने आप को जो है फांसी लगा ली। मोबाइल का कोई विवाद हुआ था गांव के लोगों से? देखिए पूछताछ जारी है। इसमें मालूम पड़ा है कुछ इस तरह से विवाद हुआ है, किसी को मोबाइल और कुछ शायद पैसों को लेकर कोई विवाद किसी से हुआ। हम लोग उस चीज़ पर भी जो है जाँच कर रहे हैं। लखनऊ में सरोजनी नगर इलाके में पुलिस ने एनकाउंटर कर 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को हनुमान पांडे को मार गिराया है। वो बीजेपी नेता कृष्णानंद राय हत्याकांड का आरोपी था। वहीं पुलिस के मुताबिक हनुमान पांडे मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी का बेहद करीबी था। लखनऊ का सरोजनी नगर इलाका सुबह सुबह गोलियों की आवाजों से थर्रा उठा। पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर में पुलिस ने हत्या के आरोपी को ढेर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी हनुमान पांडे को लखनऊ में एनकाउंटर के दौरान एसटीएफ की टीम ने मार गिराया। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में एसटीएफ को हनुमान पांडे के होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। बताया जाता है कि हनुमान पांडे अंसारी गैंग का शूटर था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। राकेश पांडे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी का काफी करीबी था। उस पर 1 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा था। कृष्णानंद राय के बहुचर्चित हत्याकांड में शामिल मुख्तार अंसारी व मुन्ना बजरंगी के करीबी शूटर वो थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज
के मुकदमे व थाना कोपागंज मऊ में वांछित तथा 50,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। हनुमान पांडे मऊ के कोपागंज इलाके का रहने वाला था और उसने कई जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया था। मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या करने के बाद वो मुख्तार अंसारी गैंग का शूटर बन गया था। उस पर मऊ के ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह सहित 2 लोगों की हत्या मामले में शामिल होने का आरोप था। 2005 में भाजपा के विधायक रहे राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। 29 नवंबर 2005 को राय करीमुद्दीन इलाके के सुनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर वो करीबी लोगों के साथ चले गए थे। शाम तकरीबन 4 बजे जब वो वापस लौट रहे थे, तभी बसनिया चट्टी के पास कुछ लोगों ने AK-47 से उन पर हमला कर दिया था, जिसमें कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद राय की पत्नी अलका ने मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, मुन्ना बजरंगी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। टीम न्यूज़ 18। क्राइम न्यूज आगे भी जारी रहेगा। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे।